श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। नमस्कार, चुनावी दंगल 2024 में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। इस वक्त हम हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं। ये स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा जी की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। 26 साल तक वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, लोकसभा में भी रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूंसी का एक अपना ही रोल रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें, उनका जो आंदोलन हुआ था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, उस आंदोलन में भी इस हीरानगर का एक अहम रोल रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे चुनाव 2024 के, जो विधानसभा के चुनाव हैं, अपने आप में ऐतिहासिक चुनाव हैं। ऐतिहासिक इसलिए हैं क्योंकि पहली मर्तबा एक झंडे और एक संविधान के नीचे जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आप सब भी जो यहाँ हमारे सामने दर्शक बैठे हुए हैं, ये भी इस बात को तस्लीम करते होंगे, मानते होंगे कि पहली मर्तबा एक संविधान और एक झंडे के तले ये चुनाव होने जा रहे हैं। इसलिए हम इनको ऐतिहासिक चुनाव कहते हैं। और इस ऐतिहासिक चुनाव में हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की अपनी अपनी भूमिका है। और खासतौर पर हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी की कहें तो ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी थी और अब ये ओपन कॉन्स्टिट्यूंसी हुई है। लिहाजा हर एक व्यक्ति का स्टेक पे सब कुछ लगा हुआ है। हर एक पार्टी चाहती है कि उनका कैंडिडेट जीते। ओपन हुई है, स्वाभाविक सी बात है, जो जीतेगा वो भी एक इतिहास लगेगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो संवैधानिक बदलाव हुआ, 370 में संशोधन हुआ, 35 को पूरी तरह से रिपील किया गया, उसके बाद जो 2 झंडे हुआ करते थे रियासत के, वो एक में तब्दील हो गए। देश का एक झंडा और एक संविधान यहाँ पर लागू होता है। उसके बाद जो भी पहली मर्तबा 10 सालों बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जून 2018 को सरकार गिर गई थी, उसके बाद पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं है, उसके बाद से पहली मर्तबा चुनाव हो रहे हैं। इसलिए अपने आप में ऐतिहासिक है। इसलिए हम चाहेंगे कि हम अपने जो पैनलिस्ट हैं उसको इंट्रोड्यूस कराएं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में सुभाष कुमार जी हैं, बीजेपी के नेता है, स्पोक्स पर्सन है, फॉर्मर सरपंच है। सुभाष जी, आपका स्वागत है। अजय भारती जी जो भारतीय जनता युवा मोर्चा से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। वेलकम टू दंगल, चुनावी दंगल, आपका भी स्वागत है। रमेश कुंडल जी कांग्रेस से हैं, आपका भी स्वागत है। और सोशल वर्कर करण मनास जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इनका भी एक अहम रोल रहता है। यानी आप सोचिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी अहम भूमिका निभा सकता है। मैं करण मनास जी की तरफ से सबको ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज पहले जो पोलिंग हुई है उसमें जो चीज़ें निकल के आई हैं, आज हम एक मरतबा फिर आप सबसे गुजारिश करेंगे कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। जिस दिन पोलिंग होनी है उस दिन सुबह ही आप अपना वोट तो कास्ट करें ही करें, लेकिन साथ ही साथ में जो आपके आस पड़ोस में सहयोगी मित्र रिश्तेदार हैं उनको भी कहें कि वोट की ताकत क्या होती है, इससे रूबरू जरूर कराएं। अब हम बात करते हैं मुद्दों की। मुद्दे क्या होंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास अलग मुद्दे हैं, कांग्रेस के पास अलग मुद्दे हैं। कांग्रेस ने हाथ मिलाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर होगा उस पे कांग्रेस को भी आना ही पड़ेगा। कांग्रेस की भी खिंचाई जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। लेकिन शुरुआत में अपने सोशल वर्कर करण मनास से करूंगा। करण जी, कितनी विडंबना है कि रेवड़ियां बांटने वाली राजनीति हम पर हावी हो रही है। कोई कहता है मैं इतने सिलेंडर फ्री दूंगा, कोई कहता है 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। किसी को नहीं पता है कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना अंतर आ रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था किस जगह जा रही है। इस राजनीति को करण जी कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले इस राजनीति को इस तरह देखता हूं, जिस तरह ये जुमले हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं आने वाले दिनों में, इन लोगों को पूछना चाहिए कि आज तक इन्होंने सत्ता में जो 10 साल के जम्मू कश्मीर इनका LG है, सत्ता में जो 10 साल से हैं, सेंटर में इनकी सरकार है, जे हमारे लोगों को क्यों जुमले वादे दे रहे हैं। जो डेली वेजरों की बात है, या कोई बिजली की बात है, या 300 यूनिट बिजली आपने जैसे पूछा, मैं कहना चाहता हूं इनके पास इस समय सरकार है, इनकी सरकार है। जैसे सरकार में पहले क्यों नहीं दे सकते हमें जी, बाद में क्यों दे रहे हैं? सेंटर में इनकी सरकार है, स्टेट में इनका LG बैठा है, गवर्नर साहब बैठे हैं। रोज जुमले वादे, रोज हमारे लोगों के ऊपर नई थोपी जा रही है सियासत। क्या हम लोग सियासत का एक
कच्चा बन गया है, जब कोई कुज्जा बन गया, जैसे देसी भाषा में कहते हैं कि कुज्जा, हम लोगों के ऊपर कुज्जा फेंका जा रहा है हर बार। मैं इनको एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं है करण जी, सारी ये अपनी पार्टी से शुरू होता है, फिर कांग्रेस में भी आता है, फिर बीजेपी तक भी आता है। हर एक सियासी जमात में ये आदत पड़ गई है कि आप मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर, प्रलोभन दे करके वोट हासिल करें। जिन वादों को आप पूरा भी नहीं कर सकते वो भी वादे कर रहे हैं आप। ये चुनाव का माहौल है, ये वोट बटेरने के लिए इस समय बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि जो भी वादे कर रहा है इनको अपनी सरकार के टाइम की चीज बतानी चाहिए। जब हमारी सरकार स्टेट में थी हमने क्या किया और क्या हमारा करना बाकी है। जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, ये इस समय क्यों नहीं डेली वेजर पक्के करते, जैसे पीएचई के डेली वेजर हैं, जहां ऑल डिपार्टमेंट के डेली वेजर हैं, ये एसपीओ को क्यों नहीं। सुभाष जी से मैं जानना चाहूंगा, पहले रमेश कुंडल से जानना चाहूंगा। आपने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। जब आपके पास ये अधिकार ही नहीं है, ये अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना है, तो आप स्टेट के लोगों को क्यों बरगलाते हैं? ऐसा ही मैं बीजेपी वालों को भी छोड़ूंगा, इनको भी बख्शूंगा नहीं। जी देखिए सर जी, ऐसा है कि ये नेशनल राजनीति का हिस्सा, इसमें कोई शक नहीं है जो आपने सवाल किया। ये केंद्र सरकार का प्रोरोगेटिव है। वही देखिए, हमारे राहुल गांधी जो हैं वो घेर रहे हैं केंद्र सरकार को हर मुद्दे पे, और निश्चित तौर पे ये पहला इतिहास में घटना है कि किसी राज्य को डिमोट करके यूटी में परिवर्तन किया गया। तो इस तरह से हमारा जो राहुल गांधी हैं, इस समय एलओपी भी हैं, वो बिल्कुल वहां पे मुद्दा उठाएंगे और प्रेशर बनाएंगे। बहुत सारे मुद्दों पे हमने सरकार को पैर जो है वो पीछे खींचने पड़ रहे हैं, अपने जो फैसले थे गलत वो वापस लेना पड़ेगा। निश्चित तौर पे इस मुद्दे पर भी सरकार को लौटना पड़ेगा और हम हर हाल में आप ऐसा नहीं ना कि आप पब्लिक को कि हम आएंगे तो पहले पूर्ण राज्य का दर्जा, जब आप दे ही नहीं सकते, जो आपके पास लॉलीपॉप है ही नहीं, वो कैसे देंगे? मैंने बोला लड़ने की ताकत दी है ना हमें, लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिया है ना लोगों ने हमें। ये लोगों की ताकत है, लोगों के वोट की ताकत है कि आज 100 सीट आई है कांग्रेस की, तो हमें ये पावर दी है, हम ये बात रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? दम के साथ रखेंगे। और हमें जो है पूरा विश्वास है इस मुद्दे पर सरकार को झुकना। साहब एक सवाल साथ में ले लेता हूं। जो मंशूर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है कि पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, हम उनको छोड़ेंगे, पत्थरबाजों को छोड़ेंगे, रिहाई देंगे। जिन लोगों को बर्खास्त किया गया है, जिनके रिश्ते आतंकवादियों के साथ थे, उस बर्खास्ती के फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। इससे सहमत है आप? एक मिनट, मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। और राजनाथ जी जब होम मिनिस्टर थे 8,500 पत्थरबाजों को छोड़ा था, उसका सवाल भी, उसका भी जवाब मुझे चाहिए। सुभाष जी आपसे जवाब चाहिए। आप देखिए ना, यूं तो आप कहते हैं बाप बेटी की सरकार है, आप कहते हैं अब्दुल्ला खानदान, मुफ्ती खानदान और गांधी खानदान इन्होंने लूट लिया है। ये गांधी खानदान से तो आप हाथ मिला नहीं सकते थे, आपकी मजबूरियां थी, बंदिशें थी, दोनों के साथ सरकार मिलाई। और राजनाथ सिंह ने जो हवाला दिया है उसका आप क्या जवाब देंगे? सबसे पहले तो मैं जितने भी मेरे यहाँ हीरानगर वासी आए हैं, अपने दर्शकों को जो समर्थक हैं उनसे कहूंगा कि जो कुछ सवाल पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। उनके पास माइक जाएगा। मेरे सहयोगी ऋषि जी यहाँ पे हैं, रंजीव जी जहाँ वो आपके पास आएंगे। जी, तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो हीरानगर निवासी जहाँ आए हुए हैं सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, नंदन अभिनंदन करता हूँ कि इस चर्चा में आप लोग भी शामिल हुए हैं। और दूसरा, मैं मीडिया के बंधुओं का भी नमस्कार करता हूँ, आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि चर्चा का विषय आपने ये बनाया है, क्योंकि राजनीति में यही होता है कि जब तक चर्चा ना हो तो राजनीति में मजा नहीं आता है। तो चूंकि अब आपने कहा, हमारे सोशल वर्कर एक्टिविस्ट करण जी ने कहा ये सरकार जुमलेबाजी देती है, मैं ये कह दूं सारा वर्ल्ड जानता है बीजेपी जो कहती है वो करती है। बीजेपी कभी भी जुमलेबाजी नहीं देती है। इसका 10 साल का इतिहास देखो। इनके बीजेपी के हमारे जो घोषणा पत्र हुआ था उसमें हमने यो भी वादा किया, अगर हमने ट्रिपल तलाक का वादा किया हमने वो कानून तोड़ा, हमने मंदिर का वादा किया हमने मंदिर बना दिया, हमने 35 से 370 का वादा किया हमने तोड़ दिया। कहने का भाव यह है कि बीजेपी कभी भी उधर से एक यूथ का सवाल, उधर से यूथ का सवाल है। 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हो। 2 करोड़ नौकरियों की बात, अब ये कह रहे हैं सरकारी नौकरियां। पहली बात, ऐसा किसी ने कहा नहीं है, ये एक लोगों ने क्रिएट कर दिया है, अपनी तरफ से क्रिएट किया। और जहां तक नौकरियों की बात आती है तो प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा फला फूला है
सरकारी नौकरियां भी अभी आ रही हैं, हो रही हैं, तो नौकरियां तो मिल ही रही हैं। जे.एंड.के की बात करें, अभी हमारी सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, तो वहां 1200 सब इंस्पेक्टर लगे हैं, जो लगभग 1000 जम्मू के हैं और 200 वो श्रीनगर के हैं। तो अभी उनको श्रीनगर वालों को पीड़ा हुई कि भाई श्रीनगर के 200 हुए, जम्मू के लगभग 1000 हुए। भाई अभी ही तो सही मौका आया है, तो पहले तो ऐसे ही लगते जा रहे थे। फिर हमारे अकाउंटेंट्स जो इसमें लगे हैं 4200 जी रूरल डिपार्टमेंट में, उनकी भी भर्ती हुई है। अभी पुलिस की भर्ती होने वाली है, उसमें हमारी लगभग 4200 लोगों की भर्ती होने वाली है। एम्प्लॉयमेंट तो हो रही है। जी सुभाष जी, एक सवाल लीजिए। और उनका 4000 रुपया फार्म का भरा गया, लिया गया, वो रेवेन्यू कहाँ गया? भर्तियां कैंसिल हो गई, रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया, उस रेवेन्यू का क्या किया? क्या वो रेवेन्यू वापस आया लड़कों को, युवाओं को? वो सवाल है हमारा। पहले पिछले 10 साल से नौकरियां नहीं मिली, अब कहाँ से मिलेंगी नौकरियां? रेवेन्यू कहाँ गया बच्चों का? वो चाहिए, उसका जवाब चाहिए। क्यों छोड़ो बच्चे दिहाड़ी, जिसके ये जवाब जो बीजेपी की तरफ से जरूर आना चाहिए ना। बच्चों को दिहाड़ी लगा के बाप बच्चों को 1000 रुपया दे के ये अभी जवाब 1000 रुपया दे दिया कि मेरा बच्चा भर्ती होगा, ना वो 1000 रुपया वापस आया, ना वो लिस्टें निकली, वो सारी कैंसिल हो गई, एयरफोर्स की पोस्टें सारी निकल गई। इसका जवाब वो किधर गया? चलिए जी, अजय भारती जी इसका जवाब देंगे। मैं आपको बताते चलो, एक सवाल और भी इनसे पूछूंगा कि ये स्टेट से यूटी बनी है, और मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ भाई साहब, आप सबने देखा होगा, आप सबने देखा होगा। भाई साहब आप जवाब लेंगे ना? आप सबने देखा होगा भाई साहब, हम सबने देखा होगा कि बीजेपी का हेडक्वार्टर त्रिकुटानगर हेडक्वार्टर के बाहर डेली वेजर्स भी प्रोटेस्ट करते रहे, सारे प्रोटेस्ट करते रहे, और ये खड़े होकर के उनके बीच में उनको एश्योर करते रहे, लेकिन उनकी दिल्ली में सुनवाई नहीं है। दिल्ली में भाजपा नेतृत्व स्टेट की सुनवाई बिल्कुल नहीं करता है। क्यों? विनोद जी, जो ये बात कर रहे हैं बंधु जी, ये बात कर रहे हैं सीआईएसएफ बीएसएफ के एस्पिरेंट थे, जो चलिए ये बात कर रहे हैं सीआईएसएफ बीएसएफ के एस्पिरेंट की। उन युवकों के साथ मैंने भी उस एजिटेशन में भाग लिया था। जब मुझे कंफर्म हुआ कि जो मेडिकल तक था वो बच्चे मेरिट में थे, मेडिकल के बाद जो कट ऑफ निकलता है उसमें वो मेरिट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। तो जब हमें जे पीएमओ में डॉक्टर जतिंदर सिंह ने कहा कि हम कानून को ताक पे रखकर कुछ निर्णय नहीं कर सकते, जे बच्चे मेरिट लिस्ट से बाहर है, इसलिए हम इनको नहीं ले सकते। उसके बाद जिस जूथ की ये बात कर रहे हैं ना, वो पूरा का पूरा जूथ आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है। ये 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी नहीं कहा था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नौकरियां दे रही है, मेरी बात सुनो, अगर कांग्रेस की ट्यूशन पढ़ के आए हो तो बोलिए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात की गई। ये कह रहे हैं कि जैसे कांग्रेस के राज में होता था, जिसका मन किया उसको नौकरी दे दी। ये बरगला रहे हैं कांग्रेस के लोग इन युवकों को, जिसका मन किया उसको नौकरी दे दी, जिसका मन। सवाल ले लीजिए उनसे, सवाल भाई उसके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। ये कह रहे हैं कि वैसा दौर आए कि जिसका मन करे उसको नौकरी दे दे। यहाँ पे जो भी भर्ती होगी, रोजगार की बात होती है। जब सरकार आई थी तो बोला 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, और उनके टाइम पे ही ये पहली बार हुआ है कि देश में इतने ज्यादा युवा बेरोजगार हैं, और अब जम्मू में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई है। अब देखो सरकार इतनी बातें करती हैं, लेकिन इनका ग्राउंड में कोई भी काम नहीं दिखता है। भाई साहब चलिए आप जवाब ले लीजिए। भाई साहब, अगर जवाब सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे? चलिए 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे पारदर्शी तरीके से नौकरियां दे रही है। आज जाइए, सब इंस्पेक्टर जो लड़के लगे हैं, बिल्कुल कोई बीपीएल परिवार से है, कोई एपीएल परिवार से है, कोई रईस ज्यादा नहीं है, किसी मंत्री का बेटा नहीं है, किसी एमएलए का भाई नहीं है, भतीजा नहीं है, वो गरीबों के बच्चे लगे हैं। आप मेहनत नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको रोजगार मिल रहा है। और रही बात भारत की सरकार,
जो लोग सरकारी रोजगार के लिए कैपेबल नहीं है, उनके लिए कितनी अच्छी लोन की फैसिलिटी है। पहले बैंक में जाकर बंदा चप्पलें के साथ देता था, 10 रुपए का लोन नहीं मिलता था। आज बिना गारंटी के सब्सिडी वाला लोन इनको काम करने के लिए मिल रहा है। रमेश जी के पास लौटता हूँ। रमेश जी से जानना चाहता हूँ, इन्होंने जिससे हाथ मिलाया है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करता हूँ, जिससे हाथ मिलाया है उसका कहना है, उस पार्टी का कहना है, उस पार्टी के मंशूर का कहना है कि जैसे ही हम आएंगे 370 को पूर्ण रूप से लाएंगे और 35 को वापस लाएंगे। क्या कांग्रेस ये चाहती है कि इस जम्मू कश्मीर में एक मर्तबा फिर नया झंडा और नया संविधान होना चाहिए? इसको क्लियर करना पड़ेगा। बिल्कुल 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 क्लियर होगा। पहले तो भाई सुभाष जी ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। देन अगर जो करती है तो मेरा सवाल है कि कहां है 20 करोड़ रोजगार? 10 साल हो गया इनकी सरकार को, 20 करोड़ कहां है ये बात बताएं। उस एक मिनट ठहरो, मेरी बात पूरी होने दे। बोलिए आप। मैं सवाल से कभी डरता नहीं हूं, ना मुंह मोड़ता हूं। एक बात, दूसरी बात सुनिए। अभी क्या दूसरा क्या सवाल? रही बात दूसरी, आपके पास सुनिए। रणजीव जी आएंगे आपके पास, ऋषि जी कहाँ पे? बात दूसरी आप कर रहे हैं जो हमारा अलायंस हो रहा है जो। जी सुनिए, जब थी वाजपेयी साहब की सरकार, उमर साहब वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर थे, उस वक्त वो थे देशभक्त, ठीक है। जब थी बीजेपी और पीडीपी की सरकार, तब महबूबा मुफ्ती हो गई, उनके बाप जी हो गए, वो थे बड़े देशभक्त। आज वो हमारे साथ कार्ड किया उन्होंने, तो इनको पेट में दर्द हो रही है। अरे भाई कार्ड तो होता है। कोंडल साहब, तो पेट में दर्द इसलिए हो रही है उनको कि उनको पता है 1987 में जो रिगिंग हुई थी उसके बाद ही आतंकवाद आया, तब रिगिंग के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी, इसलिए पेट में दर्द। बात सुनिए, अगर माइग्रेशन जहां पंडित की हुई उस समय सरकार किसकी थी और सपोर्ट कौन कर रहा था? आप इस चीज को बोलिए ना। जब जहां पे कश्मीरी पंडित की माइग्रेशन हुई उस समय जनता दल की सरकार थी और समर्थन था भाजपा का। चलिए अभी भी इनकी सरकार। रंजीव जी अभी टारगेट अभी सवाल लेंगे आपसे। चलिए सवाल जोर से पूछेगा। मेरा कांग्रेस से सवाल है कि कांग्रेस का नींव पत्थर कहां से शुरू हुआ? जैसे राहुल है, राहुल के पिता का नाम है राजीव गांधी है, और राजीव गांधी के पिता का क्या नाम है? फिरोज गांधी है। कहां से शुरू हुआ जे? खानदान कहां से शुरू हुआ जे? इसका खानदान शुरू बताओ मेरे को, कहां से बताओ ना पहले। सर हम जानना चाहते हैं कांग्रेस से कि आपने एनसी से समझौता किया है। जब एनसी की हुकूमत आपके साथ बनेगी तो क्या लाल चौक में फिर से पत्थर पड़ेंगे? क्या लोगों को फिर से उग्रवाद का सामना करना पड़ेगा? इस बात का जवाब दीजिए। सवाल यही उठता है बार बार कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि उन राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए जो पत्थरबाजी में मुलव्वस थे। ये सवाल है। मेरी बात चाहते हैं कि लाल चौक में बिल्कुल या फिर सुनिए, मैंने अपने संबोधन में पहले कहा कि 8,500 पत्थरबाज भाजपा के होम मिनिस्टर छोड़ते हैं और इल्जाम हमारा, यानी इज्जत आबरू आप खोए, कसूर मेरा बतला रहा है। अजब तमाशा है यारो, जमाना कैसा आ रहा है। क्या बात करते हैं आप? नहीं, उन्होंने राहुल गांधी के बारे में पूछा तो वो बता दीजिए। बोलिए क्या वो पूछ रहे थे कि दादा फिरोज गांधी और नहीं, धर्म जात की राजनीति करेंगे क्या? धर्म जात की राजनीति करेंगे क्या? बिल्कुल सरकार आपका समर्थन था उस समय। अपना टिकट ही करिए। उस समय सरकार थी जनता दल की, समर्थन आप लोगों का था भाजपा का। हाँ, टिकट ही करिए। बिल्कुल नहीं, ये तो कहने की बात है। जब दाल ना गली तो बाहर निकाल दिया, जब करीम खानी थी तो खा ली। चलिए एक सवाल आपने सुनिए मेरे भाई सुनिए, एनसी के साथ किया, पीडीपी के साथ किया। यार आप करते हो तो आपका कुत्ता टोमी, हमारा कुत्ता, ये कोई बात नहीं। नो गांधी, यार आप लगा लो, गांधी लगा लो ना, कौन रोक रहा है? आप बड़ा उलझा दिया आपको, आप उलझा देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। खानदान पे ना मैं जाता हूँ, ना किसी जात बिरादरी पे जाता हूँ। मेरा सर एक सवाल पूछेगा मैम, जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तो राहुल गांधी ने एक बिल जो है वो कैबिनेट में पास हुआ, उन्हें फाड़ दिया था। तो क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि हमारे सिवा कोई हुकूमत में नहीं आए? हम हुकूमत में ना होते हुए
हुकूमत में ना होते हुए भी उन्होंने बिल पास किया। सुनिए, ये बात मुझे भी याद है, एक बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कैबिनेट का एक फैसला था, उसको फाड़ करके डस्टबिन में फेंक दिया था। प्रधानमंत्री वो विदेश के दौरे में गए हुए थे। ये है गांधी खानदान का। राहुल गांधी जो हैं एक स्पष्ट ईमानदार नेता हैं। उन्होंने उस समय जो बिल था कि जो सजा याफ्ता लोग हैं वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, उन्होंने उसका विरोध किया था कि नहीं। सुनिए ना, बात सुनिए। अब बात पूरी नहीं बड़याल जी बीच में नहीं। मैं आपने पूछा, मैंने नहीं बोला। पहले सुनो ना, अरे सुनो ना, सुनो। अगर सुनो, ये नहीं होता बीच में आप आवाज नहीं सुनेंगे, नहीं जवाब तो कैसे होगा। सुनिए, उस समय जो बिल था कि कोई भी सजा याफ्ता जो है वो नहीं। सवाल ये था कि कैबिनेट द्वारा पारित बिल था, ठीक है, काबीना ठीक है, यूपीए की थी, काबीना यूपीए की थी। तो पूर्ण डेमोक्रेसी है सर, अपनी सरकार में बोले वो। इन आज सुनिए, आपका कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी, कोई भी वर्कर, चलिए, पार्टी के डिसीजन के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इनको मौका नहीं मिला। स्वर्ण जी को आपसे डिग्रेडेशन क्यों हो रही है पॉलिटिक्स में? आप सोशल वर्कर है, सोशल एक्टिविस्ट है, आप बताइए। पॉलिटिक्स के ऊपर लोगों को भरोसा जो नहीं है, जैसे आपस में लड़ रहे हैं, मैं सभी को हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं कि जो अपनी अपनी बात रखनी है, सबसे पहले आपके आगे, सबसे हीरानगर वासियों के आगे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी बोले एक एक करके बोले, एक करके बोले। पूरा प्रोग्राम खराब हो जाएगा, कोई मजा नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होगा। जो इतनी मेहनत करके जो चैनल वाले हमारे हीरानगर में आए हैं, हमारी हीरानगर की शान बढ़ाने के लिए, उसका पूरा आनंद लें, उसका पूरा समय लें और उनका पूरा आनंद दें। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे शिवाज जी ने बोला कि सब इंस्पेक्टर जो भर्ती हुई है वो जम्मू के लड़के लगे हैं, मैं कहना चाहता हूं उन लड़कों ने दिन रात मेहनत की है, इसलिए वो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए हैं। किसी सरकार का कोई योगदान नहीं है। उसके अंदर होम डिपार्टमेंट को पोस्टें चाहिए थी और होम डिपार्टमेंट ने जो भर्ती निकाली और हमारे लड़कों ने मेहनत की। जम्मू के आए या कश्मीर के आए, कश्मीर भी हमारा भाई है, जम्मू भी हमारा भाई है। हम आपस में दो पार नहीं करेंगे। जम्मू वाले भी हमारे भाई हैं, जैसे कश्मीर वाले हमारे जम्मू में नौकरी करने या ड्यूटी देने आते हैं, हम उनका भी आदर करेंगे। हमारे भाई जो कश्मीर जाएंगे, कश्मीर वाले भी उनका आदर करेंगे। रही बात हमारे जम्मू की, जम्मू में पहले भी नौकरियां थी, आज भी थी। इनकी सरकार भी, कांग्रेस की सरकार भी थी सेंटर में और भाजपा की सरकार भी थी, तब भी भर्तियां होती थी। जो होम डिपार्टमेंट का है वो अपना सर्कुलर है, हम अपनी दादागिरी नहीं जमा सकते। होम डिपार्टमेंट के अंदर जितनी उनके पास वैकेंसी होती है वो वैकेंसी निकालेंगे और हमारे लड़के मेहनत करके नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे। सुभाष जी, हम बात करते हैं रोजगार की, और रोजगार को लेकर के आपने बहुत सारी लिस्टें क्वैश की। या तो आप मान लीजिए कि कोई फ्ला था, आपसे गलती हुई थी, या फिर आप बड़ा दुरुस्तीकरण करना चाहते थे। जी चलो, पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारे कुंडल जी ने कहा कि जब हम उनसे कोई अलायंस करते हैं तो हम गलत ठहराए गए, जब बीजेपी उनसे अलायंस करती है तो बीजेपी ठीक हो गई। बिल्कुल गलत बोला इन्होंने। देखिए, जब बीजेपी किसी के साथ समझौता करती है तो वो अपनी कंडीशन से करती है, वो उनकी कंडीशन पे नहीं करती। हम उनकी गोद में नहीं बैठते, उनको हमारी गोद में बैठना पड़ता है। हम अपनी कंडीशन पे बात करते हैं। तो जब तक एनसी हो या पीडीपी हो, जब तक उन्होंने हमारी कंडीशन को माना तब तक हम उनके साथ अलायंस में रहे। जब हमको लगा कि ये हमारी कंडीशन के विरुद्ध जा रहा है तो हमने अलायंस को तोड़ दिया। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये उनकी गोद में जाके बैठ जाते हैं। वो लोग कश्मीरी हुर्रियत वाले कह लो, सॉरी कांग्रेस वाले कह लो, एनसी वाले कह लो, पीडीपी वाले कह लो या अलगाववाद वाले कह लो, वो जैसे इनको चलाते हैं ये वैसे उनके हिसाब से चलते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, बीजेपी ऐसा चलने ही नहीं देगी। मैं आपके पास आता हूँ। इनका वो छोटी सी बात है, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आप भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आप बताइए मुझे, जब इनको फारूक अब्दुल्ला को यूनाइटेड नेशन में ले जाना था तब फारूक अब्दुल्ला सबसे सर ये बोल रहे हैं कि हम गोद में नहीं बैठते किसी की। एम्स हॉस्पिटल फर्स्ट टाइम जो सेशन हुआ था वो जम्मू में हुआ था, सबको पता है इस बारे में। बीजेपी और पीडीपी की सरकार आई, फिर ये कश्मीर में क्यों चला गया? लिखत में जम्मू में था, कश्मीर में चला गया।
उसके बाद एजिटेशनें हुई, जम्मू में एडवोकेट ट्रांसपोर्ट सारे बंद हुए, पैंथर पार्टी जितनी भी पार्टी थी सब ने प्रदर्शन किया कि एम्स जम्मू में चाहिए। फिर जाके जो सेंटर में गए, फिर जाके इन्होंने सेशन जम्मू में भी करवाया। जो पहले हमारा हुआ था वो वापस क्यों गया, वो सवाल इनसे पूछो। भाई साहब ने एम्स की बात की तो मैं ब्रीफली, मेरे को लगता है थोड़ा सा मैं ब्रीफली सारे मुद्दों को जाऊंगा 1 मिनट के लिए। एम्स जो जम्मू में था वो जम्मू में ही बना है और जम्मू में ही बन रहा है और जम्मू में चल भी रहा है। आप जाइए, जो घाटी का एम्स है वो घाटी के नेताओं की, अपने लोगों के प्रति जो निष्ठा थी वो उनका, हम नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत किया। घाटी ने अपना एम्स लिया, जम्मू का अपना एम्स वहीं पे बना, ये लोगों को बरगलाने वाली बात है। और बात सबसे पहले करता हूं, इस, मेरी बात सुनो, इस समस्या की मूल जड़ है भाई साहब, इस समस्या, भाई साहब 1 मिनट सुन लो, ओ 1 मिनट सुन लो चाचू जी, एक मिनट सुन लो। इस समस्या की जो बोल रहे हैं मूल जड़ थी धारा 370। धारा 370 की वजह से कश्मीरी लीडरशिप हमारे ऊपर हावी थी। धारा 370 को तोड़ा गया, तोड़ा नहीं गया, उसको चीर फाड़ करके बाहर फेंका गया। धारा 370 ने जम्मू का वो नुकसान किया है कि हम कह नहीं सकते। धारा 300, सुन लो भाई साहब, कश्मीर में राहुल गांधी और खड़गे लाल चौक पे जाके आइसक्रीम खा रहा है, इससे बड़ा बदलाव क्या होगा? राहुल गांधी और खड़गे लाल चौक में खड़ा होकर आइसक्रीम खा रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि वहां पे मोदी जी ने शांति की व्यवस्था, आए दिन 2370 टूटने से पहले आए दिन पत्थरबाजी होती थी, पत्थरबाजी खत्म हुई, अलगाववाद खत्म। जासीन मलिक के लिए रेड कारपेट बचता था दिल्ली में, जासीन मलिक के लिए रेड कारपेट बिकता था। अब कहाँ है वो? सुनो, अब कहाँ है वो? तिहाड़ जेल में है, तिहाड़ जेल में है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा भाई साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है, आपसे विनम्र प्रार्थना है, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं बड़े आदरणीय हैं, आपसे विनम्र प्रार्थना है, जो राजनीति होती है ये विचारों का संघर्ष होता है, विचारों की लड़ाई होती है, आपस में कभी मतभेद मत पैदा करना और ऐसे शब्द का कभी भी इस्तेमाल मत करना जो किसी को ठेस पहुंचाए। हम यहाँ पे चुनावी दंगल कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपके जो इश्यूज हैं जो एप्रोप्रिएट फोरम तक हम पहुंचा सके, हमारा सिर्फ ये मकसद है, हमारा लड़ाई लगाने का मकसद नहीं है। और आप भी इसका खास तौर पर ध्यान रखें, कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करें जिससे किसी को ठेस पहुंचे। जी बात आती थी। हाँ, आज तक 60 वर्षों में कांग्रेस के पास ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो 65-71 के जो रिफ्यूजी हैं उनको 60 सालों में कांग्रेस की सरकार 60 रुपए नहीं दे पाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी 25 लाख की किस्त में से 5.5 लाख की पहली इंस्टॉलमेंट और उसके बाद ये धारा 370 की हिमाकत करने वाले लोग पश्चिमी पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी, सिर्फ हिंदू होने का उनके साथ हिंदू का टैग लगा था, उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। 70 साल तक कांग्रेस ने उनको गुलाम बना के रखा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही उन लोगों को नागरिकता दी, उन लोगों को जीने का अधिकार दिया, सम्मान दिया, आजादी दी। ये कह रहे हैं कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, फिर वो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को गुलाम बना के क्यों रखा इन 70 सालों में इन्होंने? और बेस्ट पाकिस्तानियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 30 लाख की जो मुआवजा राशि घोषित की थी उसमें से पहली इंस्टॉलमेंट 5.5 लाख की दी है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, मैं इस मंच के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों से कहना चाहता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार लाइए, ये जम्मू कश्मीर पुनः सोने की चिड़िया बनेगा और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी लोगों को सम्मान मिलेगा। जो आतंकवादी गिने चुने रह गए। एक सवाल मैं इनसे पूछूंगा, बड़ा जोश है इनमें। 2014 के नतीजे आपको पता होगा सभी को, 28 सीटें उनके पास थी, पीडीपी के पास 25 इनके पास थी। जब इन्होंने सरकार बनाई थी, एजेंडा अलायंस में ये साफ तौर पर कहा था कि हम 370 पर बात नहीं करेंगे। इसका जवाब देंगे आप? यानी सत्ता के लोलुप होकर के आपने वो मुद्दा, जो आपके पास 2 पार्लियामेंटेरियन थे, 2 सांसद थे, तब भी इनके मैनिफेस्टो में 370 हटाना होता था। 2014 में सरकार बनाने के लिए इन्होंने 370 पर आंख मूंद ली थी। विनोद जी, जम्मू इतना पिछड़ चुका था कश्मीर के मुकाबले में कि हमें बराबरी पे लाने के लिए कुछ शर्तों पे समझौता किया। पर मैं आपको बीच की बात बताता, सत्ता के लिए नहीं, कश्मीरी पंडितों का जो विस्थापन हुआ था उनके लिए, जो 65-71 के रिफ्यूजी थे उनके लिए, पीडीपी को
समर्थन दिया था। मगर जब बात आई, एक मुद्दा उठा कि जम्मू कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित विस्थापित होकर गए हैं उनको घाटी में कॉलोनियों में बसाया जाएगा। एक कड़वा सवाल, चलिए आप बड़ा टाइम बड़ा, आपसे एक कड़वा सवाल बाद में लूंगा, सवाल अभी छोड़ जाता हूं आपके पास। जैसे ही सरकार बनी थी, ओथ ली थी, उसके बाद शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था, मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के सामने कहा था, मैं आभार व्यक्त करता हूं पाकिस्तान का आतंकी संगठनों का जिन्होंने पीसफुल इलेक्शन करवाई है। जी सर, ये सरकार बनाने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मैं कहूं मुगेरी लाल के सपने हैं, देखिए देखिए, मुफ्त मिल रहे हैं, देखिए जितने मर्जी देखिए। अरे भाई साहब, जब ये शायद उतनी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे जितनी बहुमत के लिए चाहिए, तो फिर ये कहते हैं कि हमारा स्पष्ट बहुमत आएगा। कोई जादू की छड़ी है क्या? कैसे आएगा? मैं कह रहा हूं आपको, ये जाएंगे। आप अपने आंकड़े दुरुस्त कर लीजिए। ये 61 या 62 सीटों पर लड़ रहे हैं और चुनाव के लिए 46 चाहिए। 52 पे लड़ रहे हैं, 62 पर 62। तो कितना स्ट्राइक रेट आएगा? कितना स्ट्राइक रेट आएगा? क्या ये उसमें से 50 ले जाएंगे क्या? ये हो ही नहीं सकता। एक बात सुनिए, अभी सुनिए। रही बात जो ये वादे कर रहे हैं, जो पिछली सरकारों पे आरोप लगा रहे हैं, तो सुनिए मेरी बात। हमारी स्टेट देते हैं, एक मिनट रुको भाई। हमारी स्टेट जॉब क्रिएशन में नंबर 1 थी पूरी इंडिया में। आफ्टर एब्रोगेशन हमें क्या मिला? सुनो, कि सारे हिंदुस्तान में हमारी जो जॉब क्रिएशन की कैपेसिटी है स्टेट की, या जो जॉब की जो स्थिति है, वो सबसे पीछे हो गई। दूसरा, 10 साल पहले किसी ने शायद चिट्टा पुक्की का नाम नहीं सुना था। आज चिट्टा जो है वही जो अडानी पोर्ट पे पकड़ा गया था और कोई भी अंदर नहीं किया था, मैं साफ तौर पे कहता हूं कि वही चिट्टा घर घर में बंट रहा और पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। मेरा आरोप है कि सरकार का इसमें मिली भगत है। जो युवाओं को नशेड़ी बना रहे हैं कि सवाल ना करें, कि स्कूल ना जाएं। हाँ बिल्कुल, सुनिए, घर घर ठेका, घर घर शराब की दुकान। अब तो इतना हो गया कि किराने वाला भी शराब या बियर की बोतल बेच सकता है। इस तरह के जो मुद्दे हैं, सुनिए मेरे भाई, सुनिए मंदिरों का। अब आती है बात ये जो गणपति की बात। हाँ, गणपति की बात बोल रहा हूं, सुनो एक मिनट। जो आदमी राम मंदिर बनाते हैं, उसका छत जो है वो टपकने लगता है 2 महीने में, वो हमसे धर्म की बात करेंगे। जो आदमी पहले रोकूंगा आपको। जब आप बैटरी सब वकील एडवोकेट्स बेचते थे राम मंदिर के खिलाफ, आप कहते थे जी, कोई आप मुझे बताइए, जो राम को काल्पनिक कहते थे और रामायण को नॉवल कहते थे, आज वो रामायण और राम ज्ञान है सुप्रीम कोर्ट में, उसका फैसला हुआ ना, मुद्दा खत्म हुआ ना। अब बात है कि उसके बाद के इंपैक्ट। आप देखिए, मेरी बात सुनिए। उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन बनाई। अरे भाई, आदमी कितना भी बुरा हो, कम से कम वो सेहत से तो खिलवाड़ नहीं करता। पूरे हिंदुस्तानियों को, करोड़ों लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी इनकी जो वैक्सीन थी। ये मानना पड़ेगा इनको, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिंदगी की बात है। धर्म जिंदगी से छोटा है। मैं बता दूं, कोई भी धर्म का आदमी हो, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसकी जिंदगी जो है वो बहुमूल्य है। वैक्सीन में घोटाला हुआ, ये मानना पड़ेगा। मेरा सवाल करण जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एक बात मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं, जो मेरा अनुभव एक्सपीरियंस है। 96 में जब हुकूमत बनी थी, बड़े अंतराल के बाद आतंकवाद था, उसके बाद हुकूमत बनी। रंजीत जी, आप भी सुनिए, हुकूमत बनी और सभी एमएलएस को 10-10 नौकरियां दी गई। ये पैटर्न था नौकरियां देने का, 10-10 नौकरियां। सिगरेट की डिब्बी पे नौकरी मिलती थी, अभी भी वहां पे सेक्रेटरीट में जाएंगे वो डिब्बियां लगी हुई हैं। ये पैटर्न था पहले नौकरी देने का। अब आप पूछे सवाल जी। कितनी बड़ी डेवलपमेंट देखना चाहते हैं आप? ये जो चुनाव अभी यहाँ पे 2024 के असेंबली के चुनाव हैं, तो क्या
देखते हैं डेवलपमेंट तो हर आदमी चाहता है, कौन नहीं चाहता डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट तो चाहिए लेकिन बहुत कमीशन ही डेवलपमेंट नहीं चाहिए। डेवलपमेंट चाहिए लेकिन कमीशन वाली नहीं चाहिए। मुफ्त में ये बांटो डेवलपमेंट कहाँ से होगी? सब हर चीज मुफ्त में बांट रहे हैं, डेवलपमेंट कहाँ से होगी? मुफ्तखोरी बंद करो, मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए। इनका ये जो मैं बात कर रहा था करण जी से कि रेवड़ियों की राजनीति खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था हमारी डिक्लाइन कर जाएगी पूरी तरह से। मैं करण जी के पास जाना चाहूंगा। करण जी, जिस तरीके से इस वक्त यहाँ डिस्कशन चल रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हो? मैं तो डिस्कशन इस तरफ से देखता हूँ कि जैसे लोग आपस में लड़ रहे हैं, इनको लड़ना नहीं चाहिए। तो मैं बात करता हूँ अपने हीरानगर की, जो हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में आज आप आए हो। हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, जहाँ भी हम रहेंगे कांग्रेस में, ठीक है, सोशल वर्कर हैं हम, लोगों का काम करेंगे। आपका भी काम किया होगा शायद किसी मौके पे या किसी मौके पे या किसी टेबल पे आपका भी कोई काम की, आपका भी भगवान आपको याद करवाएगा, समय पे कोई काम किया होगा आपका भी। हम जहाँ पर्सनल बात किसी की नहीं करेंगे। हम अपने हीरानगर विधानसभा की बात रखेंगे। जो हमारे हीरानगर विधानसभा के अंदर जो परेशानी आ रही है, सबसे बड़ी परेशानी बिजली, पानी नहीं है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्या आज तक हीरानगर सिटी का लोड चेक किया गया? बिजली डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का लोड चेक किया गया? आपको पता हुआ? चलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब मेरी बात का थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना। आपके पास आते हैं, आपके पास पूरा ध्यान से। भाई साहब एक मिनट, शांति तो रखिए प्लीज। कांग्रेस के वक्ता ने अभी कहा है, मेरी बात सुनो, कांग्रेस के वक्ता ने अभी कहा है कि धर्म से ऊपर जान है, धर्म से ऊपर जान है। नहीं, गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, देश धर्म की खातिर भारतीय पुत्र चार बारे तो क्या बारू कई हजार। ये जान को बोले धर्म से। उसके बाद इन्होंने कहा सरकार कैसे बनेगी? भारतीय जनता पार्टी, आप पूरे जम्मू कश्मीर का भ्रमण कर रहे हो विनोद जी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कह रही है कि हम अपने बल पर सरकार बनाएंगे, हम अकेले सरकार। मेरी बात सुनो, जो पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैरों में पड़े हुए हैं, जो पहले ही फारूक अब्दुल्ला की गोद में बैठे हुए हैं, हम अकेले सरकार बनाने की तरफ प्रयासरत हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। आप पर आरोप है कि आप मौकाप्रस्त की राजनीति करते हैं। मौकाप्रस्त से आप चलिए। भाई साहब थोड़ा शांति दीजिए। भाई साहब सुनिए भाई, ऐसे झगड़ना नहीं है भाई आपस। अरे पीछे हट, विनोद पीछे हट जाओ प्लीज। सर थोड़ा सा शांति। हमें एक दूसरे को सुनना है, एक दूसरे का आदर मान भी करना है। हमें यहाँ झगड़ना नहीं है, ये वार्तालाप है, ठीक है। किसी को कोई बात अच्छी लगे तब भी अच्छा, ना लगे तब भी अच्छा। मैं आप सभी यहाँ बैठे हैं, मैं आपके नॉलेज में ये लाना चाहता हूँ। भाई सुनिए, मैं ये आपके नॉलेज में ये लाना चाहता हूँ कि जो अभी घोषणा पत्र जारी हुआ है एनसी कांग्रेस अलायंस का, वो आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि यदि हमारी सरकार आई, पहले तो इनकी सरकार आएगी नहीं, अगर इनकी सरकार आई तो ये कहते हैं सबसे पहले हम दफा 370 हटाएंगे, 35A हटाएंगे। तो जब दफा 370 हटाएंगे, 35A हटाएंगे तो क्या पत्थरबाजों को लाएंगे, उग्रवादियों को छोड़ेंगे, देश की शांति को फिर जो बहाल हो रखी है उसको डिस्टर्ब करेंगे? ये दफा 370 हटाने के बारे में बोले हैं। फिर इनका कहना है कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस लाएंगे। कश्मीरी पंडित 1990 से चले गए बेचारे, और 2024 चल रहा है। 34 साल तक इन लोगों को कश्मीरी पंडितों की याद नहीं आई। 10 साल आपको भी हो गए, 2014 से लेकर 2024 आ रहा है। हम पूरी और कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी योजना है उनको वापस लाने की है। एक कोशिश बता दीजिए, पूरी कोशिश हो रही है उनको वापस लाने की। बाकी ये कह रहे हैं PSA हटाएंगे, पब्लिक सेफ्टी एक्ट किस लिए लगता है, ऐसे ही हटा देंगे।
पब्लिक सेफ्टी एक्ट किसके ऊपर लगता है? आपको पता होना चाहिए। ये कहते हैं हम उसको भी हटा देंगे। पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो डाले हैं अंदर, उनको भी हम छोड़ देंगे। क्या गन दोबारा गन चलानी है? पत्थरबाज छोड़ने हैं? गन बंदूक से काम लेना है? ऐसा नहीं चलेगा। और हमारा जो शंकराचार्य मंदिर, आप उनका मैनिफेस्टो पढ़िए, इतिहास है उसका, और उसका नाम बदल के हम तख्ते सुलेमान रख देंगे। ऐसा क्यों? क्या आप सभी को बर्दाश्त है? चलिए आपके पास वापस लौटता हूं मैं। पहले कांग्रेस वालों से शिकायत हुआ क्या, जो इन्होंने सवाल किए हैं उसका आप जवाब देंगे। आप चाहते हैं कश्मीर में अलगाववादियों का कैलेंडर चले, सिर्फ शुक्रवार को दुकान खुलनी है, बाकी 7 दिन बाजार बंद रहेंगे। आप चाहते हैं स्कूल बंद रहे। आप चाहते हैं कि एक तरफ जवान लड़ रहा हो आतंकवादी के साथ, दूसरी ओर उन पर पत्थरबाजी चल रही हो। आप स्पष्ट कर सुनिए, दीजिए। बात 370 की नहीं है, बात है उसके एब्रोगेशन के बाद होने वाले इंपैक्ट की, कि हमें मिला क्या? हमें मिला पेपर लीक, हमें मिला पेपर लीक, हमें मिला 180 या 120 का जो किराया था बिजली का, 10 रुपए का बल्ब आता था, 100 रुपए का बल्ब, 6 वाट का बल्ब, हमें मिला 2500 4000 किराया, हमें मिला स्मार्ट मीटर। और जो ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, सर जी इन्होंने एक नाला बनाया हमारे बाजार में। ये पहले तो बाजार की सड़क में पानी आता था, अब नाला ऐसा बना है कि पानी जो है वो लोगों के घरों में जाएगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं, कोई उंगली खड़ी करके दिखा दे कि मैं गलत कह रहा हूं। ये तो मुख्य बाजार है। सुनिए 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 सुनिए, ये पूछ रहे हैं ऐसा घर बता दीजिए जिसके घर में पानी आया है। चलिए आप आगे चौक पे, आप कभी आगे चौक पे कवरेज करिए। हाँ, आगे चौक पे देखिए ना, आप देखिए। कोई नाम ले लीजिए, घर का कोई नाम। देखिए सुनिए, हमारे करियाना मर्चेंट जो है, हमारे राजू जी जो हैं, इसके अपने शिवाजी के जो भाई हैं, और जो राजपूतों के वहां पे घर है, उनकी गली में सारा पानी का निकास है। बिल्कुल है। मैंने नाम बता के मैंने नाम लेके लिख दिया। सर पहले इन्होंने 4 फुट उसको ऊंचा उठा दिया। आप कवरेज देख सकते हैं, आप कवरेज ले सकते हैं वहां पे। सुनो, अब बात सुनिए, सुनने का जिक्र रखिए। जहां ठीक है तो ठीक है, वहां गलत है तो हम निकालेंगे। बिल्कुल गलत है, आपके कहने से थोड़ा होता है। सुनिए, सड़कों की पुलों की बात सुनिए। अभी सुनो ना, मैंने आपकी बात सुन ली, अभी सुनो। सड़कों की बात करते हैं, पुलों की बात करते हैं, जो 17 पुल टूट गए उनकी भी बात होनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट, अभी सुनो ना यार, आप ही बोलोगे। इधर आ जाओ, इधर सुनो मेरी बात। ठीक है सर, रही बात सड़कों की, गलियों की, नालियों की, ये लगातार चलने वाली चीज है। सरकार ए बने, बी बने, सी बने, डी बने, सबके ये जो है ना, ये कैजुअल चलने वाला, लगातार चलने वाली चीज है। ये कोई इसको रोक नहीं सकता। बात होनी चाहिए जो 2 करोड़ रोजगार की थी, उसको आपने किया जाए। सर लास्ट में 2-3 मिनट लूंगा। आपके पास 2 मिनट है सिर्फ। अब देखिए, जो कांग्रेस के टाइम में जो हुआ, मैं ये कहता हूं, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से 6 बार सरकार बनी और अलायंस में 4 बार बनी, 10 बार इनकी सरकार रही। तो इनके टाइम में क्या क्या हुआ? एक आदर्श स्कैम हुआ, बी बोफोर्स स्कैम हुआ, सी कोलगेट स्कैम हुआ, दामाद स्कैम हुआ, फूड सिक्योरिटी स्कैम हुआ, 2G3 स्कैम हुआ, हेलीकॉप्टर स्कैम हुआ, IPL मैच फिक्सिंग का स्कैम हुआ, सत्यम घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हुआ, कोल स्कैम हुआ, चॉपर स्कैम हुआ, टाटा ट्रक स्कैम हुआ। कितने स्कैम आपको गिनकर सिखाएं, कितने स्कैम बताएं? कांग्रेस घोटालों की सरकार रही, हमेशा हिंदुओं के खिलाफ इन्होंने काम किया। जब ये सरकार आई,
हिंदू इनको पसंद नहीं है। आप राहुल गांधी को देखिए, कभी वो भारत माता की जय बोलता है, वंदे मातरम बोलता है? बताइए मुझे, कभी नहीं बोलेगा। अभी बांग्लादेश में इतना कुछ हुआ, क्या राहुल गांधी के मुंह से कुछ निकला? बंगाल में इतना कुछ हुआ, राहुल गांधी के मुंह से कुछ निकला? कांग्रेसियों की तरफ से कुछ निकला क्या? ये उनके भाई बहन नहीं थे? ये पर्टिकुलरली खास करके एक पर्टिकुलर जमात की हिमायत करते हैं, हम भी उसका आदर करते हैं, लेकिन ऐसा करके आप दूसरी राजनीति कर रहे हैं कि लोगों को फाड़ दिया जाए, देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। समय इजाजत नहीं दे और रहा है। लास्ट में विनोद जी, जो हीरानगर में हुआ है, हीरानगर की जनता को, आवाम को तो हमें बताना पड़ेगा ना कि हीरानगर में क्या हुआ अभी तक। मैं बता देता हूं, विजय जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, ठीक है जी, मैं उनकी बात करता हूं, वो मेरा हक बनता है, और जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो इनके बारे में ये जानते हैं। पहली बात, जो इन्होंने नामांकन पत्र भरा है, जो इनकम टैक्स की रिटर्न, जो भी रिटर्न भरी है, उन्होंने सही ढंग से भरी है, अपना पूरा डिटेल दिया है। जो हमारा दूसरा प्रत्याशी है, लोग कहते हैं पता नहीं कितना पैसा है पता नहीं, लेकिन 4,95,000 की पहली रिटर्न भरी है। क्या पीछे से उसके पास पैसे नहीं थे? पीछे वाली रिटर्न कहाँ है उसकी? चलिए, हम ये निजी मामला हो जाएगा। सुभाष जी, समय नहीं है, मैं बताऊंगा, समय नहीं है। सुभाष जी, सर हीरानगर में मुझे बताना पड़ेगा। आपने बहुत कुछ डिस्क्राइब कर लिया, बड़े अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया आपने जी। बना बहुत जी। चलिए सुभाष जी, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अजय भारती जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, रमेश कुंडल जी आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, कंवल जी आपका भी बहुत शुक्र हूँ। एक मिनट मैं सबको लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, अजय जी, मैं सबको लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, जो शंकराचार्य मंदिर को देखेगा आंख उठा के, उसकी आंखें फोड़ देंगे। क्या बात है। बहुत आप सबका बिल्कुल जो भी शंकराचार्य मंदिर। चलिए सुभाष जी आपका बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया, रमेश कुंडल जी आपका शुक्रिया, करण जी आपका शुक्रिया। दर्शकों, आप सबका लेंगे, उनको भी सरकार, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को IT हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे, और इसी के साथ JKPSC UPSC की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।